नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभिक कथन। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र एक 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-इदरिसी ने का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्रकार, जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरिसी ने 1154 में बनाया था। यह जो नक्शा दिखाया गया है उनके द्वारा दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर काफ़ी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे दक्षिण भारत की उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढते हैं। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ पहचाने, जैसे कि उत्तर प्रदेश। मानचित्र तो 18वीं सदी के आरंभ में गिलियान द लिसे एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा उससे, विशेषकर तटीय इलाकों बारीकी से देखकर। आश्चर्य होता है, यूरोप में नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें से भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट के तट वाले हिस्से हमें? गंगा के मार्ग को देखें। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र के तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात है कि दूसरे युग का एक मानचित्र का विज्ञान ही बहुत बदल गया है। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज, नक्शे, लेख का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का, उनके विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं से मिलते हैं और भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ने लगे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ करता था। विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के एक कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने वाले इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उस शब्द के अलग अर्थ हुआ करते थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा शब्द, आज इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो इस गांव में। क्या आपको ऐसे कुछ शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज की संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो
दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने के कारण एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, इसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए पिछले साल में गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1700 इसी हजार वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए भी सिक्कों, अभिलेखों, सत्यापन तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ पहले ही काफी भिन्न थे। इस युग में प्रारंभिक लिखित सामग्री संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई है। कागज का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान की पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए एक ही ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसे जरूरत नहीं थी और उसे कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, दुकानदार उस वस्तु कागज में लपेट कर देता है। कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? अभिलेखागार ऐसे स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। सभी राष्ट्रीय राज्य सरकारों के अभिलेख होते हैं, जहां वे तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं। चित्र एक लघु चित्र की प्रकृति, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि का नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार, इस मोटे आकार के कारण इसे लघु या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। धीरे धीरे कम होने लगे कागज। इस समय दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्त, संतों के लेख तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा खाते आदि लिखने का उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय या अभिलेखागारों में रखा जाता था। उन दिनों छापे खाने नहीं होते थे, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपको कभी किसी मित्र की गृहकार्य नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं होता था। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ भी नहीं आती होगी। आपको बावजूद अंदाजा लगाना पड़ता होगा क्या लिखा होगा। मानचित्र 2। लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि में वर्णित छोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखा जाता है। फारसी अरबी में जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। संस्कृत लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते थे। कई शब्द, कहीं कोई वाक्य, 10 सदी प्रतिलिपियों को भी ये लिपियां बनती रही और अंततः एक मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर एक पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा हो था। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं को समय समय अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं सदी में इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरे
इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की पूरी जानकारी नहीं थी। इस पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती रहता है इस रूप में, इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर उस तरह के परिवर्तन हुए। नई प्रौद्योगिकी के दर्शाने जैसे सिंचाई, रहट, कटाई, चरखे युद्ध, अग्निअस्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप के बेहतर खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, काफ़ी। ध्यान रहे तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस युग में लोग गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में झुंड दूर यात्राएं करते थे। उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भव्य बढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। चित्र राहत। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र, पर्यावरण और वहां रहने वाले किसी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उसमें से कौन सा परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण है? चलिए ध्यान देते हैं। समुदायों का महत्व बढ़ गया। एक समुदाय राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 18वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के उस लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्णन के होने का दावा करते थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों या परिवर्तित अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी और दूसरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूत होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा मिलने लगा। ये दर्जा अस्थायी नहीं होते थे। किसी जाति के विशेष सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर दर्जे मिलते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति बड़े बुजुर्ग सभा करवाती थी। जाति पंचायत कहा जाता था जिसे। लेकिन जातियां अपने निवास में गांव में रीति रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव में मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य के एक छोटे इकाई तौर में होती थी। मानचित्र 3। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसाइल-ए-अब्राफिल के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलगन 1266 से 1287 की प्रशंसा एक संस्कृत प्रशस्ति में विशाल साम्राज्य का शासक बन गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान गजन तक फैला हुआ था और जिसे संदर पूर्व दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग की उनकी सेना
की आगे प्रदान करते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावे के अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे समझने की कोशिश करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। क्या आप समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया। इस देश में हर क्षेत्र की एक अलग भाषा होती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगनी, गुजराती, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि भाषाओं के विपरीत एक संस्कृत भी है जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं या प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाओ। एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जिनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम से रेखांकित कीजिए। जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींचिए। सन 700 तक कई क्षेत्र अपने भौगोलिक आयाम तय कर चुके थे। उनकी अपनी भाषा, संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको उनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासकों और राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राजवंशों के बीच काफी टकराहटें हुई। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। पता लगाइए कि आपका राज्य इस सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। यदि हाँ, तो कितने समय तक? क्या आपको संस्कृत ज्ञान ब्राह्मण के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं? संरक्षक। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी व्यक्ति को मदद या सहारा दे। चलिए देखते हैं। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनप पाती। हालांकि चरित्र की रूप विशिष्ट बनी रही, मगर समन्वय क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ता था। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उसके धार्मिक परंपराओं के बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लगे आस्था बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर की होती थी, मगर आमतौर पर आस्था का स्वरूप सामूहिक था। किसी दैविक समूह यानी धर्म, समुदाय सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण आज ब्राह्मण का बड़ा आदर होता है। संरक्षक थे। इनके शासक स्वयं प्रतिष्ठित चाह थे। संरक्षकों के समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेम इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिसे पुजारियों के विभिन्न कर्मठ के बिना भक्त स्वयं कर सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही युग था जिसमें उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। जिनका प्रेम, करुणा, उदारता में आस्था रखने वाले व्यक्ति को गले लगाता था, चाहे उस व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों का न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण करते थे। हिंदू बात इस्लाम में अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया पैगंबर साहब जमात अल मुसलमानों का भी सम्मान नेता माने जाते हैं और सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे।
इस्लाम में आरंभी दौर पर इस धर्म के नेतृत्व में करने वाले खलीफा कहलाते थे और अगले इसकी परंपरा चलती रही। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को लेकर घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, केवल घंटों दिनों वर्षों के बीते के रूप में नहीं देखते थे। उनका नजरिया या सामाजिक आर्थिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों को झलकाता था। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहता होगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास के 3 युग में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का विभाजन इस आधार पर किया था कि शासकों के धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति की ओर कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण आभार विविधता की अपेक्षा हो गई। शिकारी संग्राहक प्रारंभिक दौर, कृषक शहरी गांव निवासी और आरंभिक दौर पर राज्य साम्राज्य। इस काल में आप जो इतिहास पढ़ेंगे उस मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप में व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास में 1000 साल अनेक बदलाव की साक्षी है। आखिर 16वीं 18वीं शताब्दी 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के सामाजिक समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं। क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनके यूरोप की व्यापार कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। इस पुस्तक में पढ़ने समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। जब भी संभव इस पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष से बीते हुए बातों से करने की कोशिश करें। कल्पना करें आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास चुनें और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। बीज शब्द, पांडुलिपि, जात, क्षेत्र का विभाजन। फिर से याद करें, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? सही बातें या गलत चिन्हित करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस काल में हुए प्रौद्योगिक परिवर्तन की तालिका दें। इस काल के दौरान हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। आइए समझें, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। जातियों के मामले में नियंत्रण किए जाते थे। कैसे नियंत्रण किए जाते थे? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य में आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? आइए विचार करें। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थीं? इतिहासकार अतीत को कालों या युग में कैसे विभाजित करते थे? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाइयां आती हैं? आइए करके देखते हैं। अध्याय 1, मानचित्र 1 अथवा 2 की तुलना उपमहाद्वीप में आज मानचित्र से करें। तुलना करें कि दोनों में बीच कितनी समस्याएं हैं और असमानताएं मिलती हैं, उसकी सूची बनाइए। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? उनके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वह किस तरह के दस्तावेज संग्रहित करते हैं? उनका उपयोग लोग करते हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।